हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 के जीव विज्ञान में पार्ट 8। इस पार्ट 8 में हम लोगों ने पिछले दो वीडियो पढ़ चुका है आपके यूट्यूब पे। दोनों वीडियो में हमने पढ़ लिया है। दूसरे वाले वीडियो में हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने वाले जो जीव होते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। और वो जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, तो जो ऑटोट्रॉप्स है कौन से, ग्रीन प्लांट है और साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो ये अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। अब ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, उस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है वो संपूर्ण चीज हम आप लोगों को बता दिए हैं। अब एक और चीज बाकी रह गया था। उस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो आवश्यक तत्व है, आवश्यक चीजें हैं, वो क्या है? पहला आपका है सनलाइट। क्या है? सनलाइट है, यानी कि सूर्य का प्रकाश है। और दूसरा है आपका क्या है? क्लोरोफिल। दूसरा है आपका क्या है? क्लोरोफिल है। तो ये क्लोरोफिल है। और तीसरा है आपका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। जल तो अल्टीमेटली आपको भूमि के अंदर से मिल ही जा रहा है, लेकिन इसेंशियल थिंग्स कौन से है कि जो पौधा था वह क्या करता है जी? मान लीजिए पौधा जो था, तो पौधे में क्या है कि पौधे में जो हरे भाग है वह सूर्य का प्रकाश ले रहे थे। सूर्य का प्रकाश, तो ये इसेंशियल चीज हो गया, सनलाइट हो गया। और दूसरी इसेंशियल चीज कौन सी आ गई कि कार्बन डाइऑक्साइड जो ले रहे हैं हम लोग बाहर से। और तीसरी इसेंशियल चीज क्या है कि इसमें जो क्लोरोफिल है। तो क्यों ये आवश्यक है, इसको भी जानना जरूरी है। क्या कि हम क्लोरोफिल को निकाल रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होगी? मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ देता है, अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, अगर होगी तो कैसे होगी, इसको आपको सिद्ध करना है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर ना रहे तो फोटोसिंथेसिस क्रिया होगी। या फिर कोई एक क्वेश्चन पूछ देता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, अभी फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आवश्यक है? तो क्या उत्तर देंगे आप? फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। क्यों आवश्यक है जरा बताइए हमें, तो आप निरुत्तर हो जाएंगे। तो इसके उत्तर के लिए क्या है कि हमको प्रूव करना है, हमको सिद्ध करना है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपयोगी अवयव है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड, यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए उपयोगी किस प्रकार से है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग एक एक को लेकर के चलते हैं। अब पहले हम पहला वाला लेकर चलेंगे, क्या? सनलाइट। सबसे पहला हम लोग सिद्ध करेंगे सनलाइट को। सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश को। सूर्य का प्रकाश, यह सूर्य का प्रकाश आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। हेडिंग आप लोग इसमें ये डाल सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक तत्व। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक तत्व या अवयव क्यों आवश्यक है, इसके लिए। तो उस तत्व या अवयव में लिख लीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित अवयव आवश्यक है। पहला सूर्य का प्रकाश, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? पहला सिद्ध करेंगे कि सूर्य का प्रकाश कैसे आवश्यक। तो हमने पहला हेडिंग डाला है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। तो अब देखिए, ये आपका एक प्लांट है, ये आपका एक प्लांट है। ये आपका एक प्लांट है। आपका लीव्स है, पत्ती। ये प्लांट है। आपको बताया गया था कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं
और वह ग्लूकोज जितना पौधे को आवश्यक होता है वह पौधे के अंग जैसे पत्ती, तना, जड़, फल, फूल के द्वारा क्या किया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है। और जो भोजन बच जाता है उसको स्टार्च के रूप में, किसके रूप में, स्टार्च के रूप में, जो भोजन बच जाता है उसको स्टार्च के रूप में क्या होता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, या फिर स्टोर, जो भी कर लीजिए, स्टोर कर लिया जाता है। किसके द्वारा स्टोर कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है पौधे के विभिन्न भागों के द्वारा, पौधे के विभिन्न भागों के द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बनता क्या है, आपका ग्लूकोज बनता है। जो ग्लूकोज जो जितना आवश्यक था उतना उपयोग कर लिया गया, जो बच गया बचा हुआ ग्लूकोज स्टार्च के रूप में स्टोर कर लिया जाता है पौधे के विभिन्न भागों के द्वारा। चलिए ऐसे वो जो बोले हैं हम नोट कर लीजिएगा आप। अब जो स्टार्च आपका अवशोषित हुआ है, पहले बता चुके हैं, तो स्टार्च जो है, तो चूंकि जो फूड जो बना हुआ है तो उपयोग जो होना था उपयोग हो गया। पत्ती में स्टोर्ड फॉर्म में क्या है, स्टार्च है, स्टेम में क्या है, स्टार्च है, और हमको सिद्ध करना क्या है कि सनलाइट आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो सबसे पहला काम हम लोग यह करेंगे कि डी स्टार्च करेंगे। क्या, डी स्टार्च। डी स्टार्च का मतलब होता है, डी मतलब निकालना, रिमूव करना। तो डी स्टार्च करेंगे किसका, डी स्टार्च लीव्स। लीव्स का क्या करेंगे, डी स्टार्च करेंगे। तो डी स्टार्च करने के लिए क्या करेंगे, डी स्टार्च का मतलब कि इस पत्ती में से हम स्टार्च को निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, उस पौधे को, गमले में लगा हुआ पौधा, ऐसा नहीं पेड़ उखाड़ के नहीं फेंक देंगे हम ले जाकर के किनारे। तो गमले में लगे हुए पौधे को हम क्या करेंगे, अंधेरे में रख देंगे, डार्क में रख देंगे कुछ दिनों के लिए, 4 से 5 दिनों के लिए डार्क में रख देंगे। तो जब डार्क में रख देंगे तो सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो वह भोजन नहीं बना पाएगा पौधा। जब वह पौधा भोजन नहीं बना पाएगा तो जाहिर सी बात है जो बचा हुआ भोजन रहेगा वही पौधे के अंग उसको उपयोग करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ना कि जो हमारे शरीर में जब हम लोग व्रत रहते हैं तो व्रत रहने पे क्या होता है कि जो हमारे शरीर में स्टोर्ड क्या चर्बी है वही गल के हमको एनर्जी देती है। तो उसी प्रकार से इसमें भी स्टोर जो फूड जो है स्टार्च के रूप में वह स्टार्च गल के एनर्जी देगा। तो 4 से 5 दिन में ऐसा माना जाता है कि इस पत्ती से संपूर्ण स्टार्च निकल जाएगा। 4 से 5 दिन में संपूर्ण स्टार्च निकल जाएगा जब हम इस पौधे को अंधेरे में रख देंगे। अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या करेंगे, पहला तो डी स्टार्च कर दिए अंधेरे में रखकर, दूसरा स्टेप क्या कर दिए, इस पत्ती के कुछ भाग को हम लोग क्या करेंगे, कुछ भाग को हम लोग ढक देंगे, कुछ भाग को ढक देंगे। ढकने के लिए आप किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बॉन्ड नहीं है आपको, आपके पास जो भी सुविधा हो, जैसे काली पन्नी हो, काली पन्नी से इतना भाग बांध देंगे। एल्युमिनियम की प्लेट आती है, उस एल्युमिनियम की प्लेट को दोनों तरफ से लगा करके स्टेपल करके बांध देंगे। आप जैसे भी इसको बांध करके पत्ती के कुछ भाग को ढक दीजिए। अब पत्ती का ये वाला भाग खुला हुआ है और ये वाला भाग भी खुला हुआ है और ये भाग क्या हो गया है आपका, ढक गया है। अब ढके हुए भाग को हम लोग ढक गया है, ढक गया। अब उसको क्या करेंगे, हम लोग निकाल करके ले आएंगे पौधे को, और वहां पर निकाल कर लाने के बाद क्या करेंगे, तो मिटा देते हैं। निकाल कर लाने के बाद क्या करेंगे, अब उसको सूर्य के प्रकाश की रोशनी में रख देंगे। सूर्य की रोशनी में क्या करेंगे,
रख देंगे। अब इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, अब इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। तो अब जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो भोजन बनाएगा, फोटोसिंथेसिस होगी, ग्लूकोज जो बनेगा उपयोग करेगा, जो स्टार्च बचेगा वह स्टोर होगा इसमें। तो जो स्टार्च इसमें स्टोर होगा पत्ती में, तो अब पूरे पत्ती में स्टार्च स्टोर हुआ है कि नहीं, ये हम लोग सिद्ध करना है। तो जब हम क्या है कि इसमें हम इसको फोटोसिंथेसिस की क्रिया फिर कराएंगे, सूर्य का प्रकाश देंगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इस पत्ती को काट लेंगे। पत्ती को काटने के बाद हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन या आयोडीन का विलयन, आयोडीन का विलयन लेंगे। आयोडीन का विलयन यह आपके केमिस्ट्री के लैब में मिल जाता है, केमिस्ट्री के लैब में रहता है, एक रिएजेंट के रूप में बहुत सारे प्रयोगों में इसका उपयोग होता है आयोडीन के विलयन का। तो करेंगे क्या, इस विलयन में इस पत्ती को डुबो देंगे। आयोडीन के विलयन में क्या करेंगे, आयोडीन के विलयन में लेकर इस पूरे पत्ती को डुबो देंगे। अगर उस पत्ती का रंग अगर क्या है, यदि आयोडीन के क्या पहले क्या करेंगे, आयोडीन के विलयन में पत्ती को डुबो देंगे। अब क्या करेंगे, पहले डी स्टार्च करेंगे, फिर सनलाइट देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आयोडीन के विलयन में डुबो देंगे। अब क्या होगा, यदि आयोडीन के विलयन में डुबोने पर होता क्या है, यदि पत्ती का रंग ब्लैक ब्लू काला नीला ब्लैक ब्लू हो जाता है, तो पत्ती में स्टार्च उपस्थित है। और यदि नहीं होता है तो पत्ती में स्टार्च उपस्थित नहीं है। तो हुआ क्या एक्चुअल में, जब हम लोग डुबोए पत्ती को आयोडीन के विलयन में, तो हुआ क्या कि ये जो वाला भाग है, जो खुला हुआ भाग था, इस खुला वाला भाग ब्लैक ब्लू कलर का हो गया। परंतु जो ये पट्टी से हम जो इसको क्या है कि बांधे हुए थे, जो पन्नी से बांधे हुए थे, ये वाला भाग जो है हमारा ब्लैक ब्लू कलर में परिवर्तित नहीं हुआ। अर्थात इस जगह पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं हुई। अर्थात यह जब स्टार्च, मतलब यह स्टार्च यहाँ नहीं है, क्योंकि पहले ये चीज जान लीजिए कि यह प्रयोग किया जाता है आयोडीन के विलयन में, या आयोडीन के विलयन में पत्ती को डुबोने पर ब्लैक ब्लू कलर जो आ रहा है, ये स्टार्च का परीक्षण है। स्टार्च का परीक्षण, स्टार्च को जब हम आयोडीन के सोल्यूशन में डालते हैं, स्टार्च को जब हम आयोडीन के सोल्यूशन में डालते हैं तो स्टार्च का रंग ब्लैक ब्लू कलर का हो जाता है, ये परीक्षण है। तो इसी परीक्षण को हम पत्ती के पे हम प्रयोग करते हैं। तो क्या हुआ कि जब पत्ती को डुबोया गया तो पत्ती का जो ये काला जो बांधे हुए थे, यह ब्लैक ब्लू कलर में नहीं परिवर्तित हुआ। जब नहीं परिवर्तित हुआ अर्थात यहाँ पर स्टार्च मौजूद नहीं है। अर्थात स्टार्च मौजूद नहीं है का मतलब फोटोसिंथेसिस की क्रिया इसमें हुई ही नहीं है। बाकी के जगहों में फोटो ब्लैक ब्लू कलर में चेंज हुआ है, बाकी के जगह में फोटोसिंथेसिस की क्रिया हुई है। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया हुई है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया हुई है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं हुई है। क्यों? सूर्य का प्रकाश तो पत्ती पर पड़ा था, तो सूर्य का प्रकाश इस जगह पर नहीं पड़ पाया। इससे यह सिद्ध होता है कि सूर्य का प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। बिना सूर्य के प्रकाश की संश्लेषण की क्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। कंप्लीट समझ में आ गया। दूसरी चीज, अब दूसरा वाला पार्ट क्या है, चलिए
लिखना होगा तो इसको आप लोग जैसे ही बताए हैं ऐसे अपने भाषा में लिख सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। फिगर बना लीजिएगा, जो फिगर बनाए थे ऐसे ही फिगर बनाने के बाद आप उसमें लिख सकते हैं सर्वप्रथम हम पौधे को अंधेरे में 4 से 5 दिन तक अंधेरे में रखकर इसको डी स्टार्च करेंगे, उसमें से स्टार्च को निकालेंगे। दूसरा, उसके बाद पत्ती के कुछ भाग को हम काली पन्नी से या फिर एल्युमिनियम बेड से हम क्या करेंगे, बांध देंगे। फिर तीसरा क्या करेंगे, अब उस पौधे को हम प्रकाश में रखेंगे जहां सूर्य का प्रकाश उसको मिलता रहे। फिर चौथा क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, पत्ती को काट करके आयोडीन के विलयन में डालेंगे। अब डालने पर क्या हुआ, फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, आयोडीन के विलयन में डालने पर जो भाग पत्ती का खुला हुआ था वह ब्लैक ब्लू कलर में चेंज हो गया, और जबकि जो भाग हम पन्नी से ढके थे वह ब्लैक ब्लू कलर में चेंज नहीं हुआ, अर्थात यह जो भाग पन्नी से ढका हुआ था उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई, अर्थात उसमें स्टार्च उपस्थित नहीं है, तो मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई। और जो भाग खुला हुआ था उसमें स्टार्च उपस्थित था, इसलिए ब्लैक ब्लू कलर में चेंज हो गया, और इसलिए वहां पर सिद्ध है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई। अतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। अब नेक्स्ट क्या है, दूसरा आपका है क्लोरोफिल। दूसरा क्या सिद्ध करना है, क्लोरोफिल, कि क्या क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो कैसे आवश्यक है, देखिए ऐसे ही एक मान लीजिए कि ये आपका प्लांट है, ये आपका लीफ है, और ये लीफ कैसा लेंगे हम, इसमें लीफ जो लेंगे वह वेरीगेटेड लीफ लेंगे। कैसा, वेरीगेटेड लीफ लेंगे। वेरीगेटेड का मतलब चित्तीदार, कैसा, चित्तीदार पत्ती। तो चित्तीदार पत्ती किसका, वेरीगेटेड लीफ ऑफ कॉटन, वेरीगेटेड लीफ ऑफ कॉटन, ठीक है। तो कॉटन का वेरीगेटेड लीफ ले लेंगे हम लोग, कॉटन का वेरीगेटेड लीफ यानी चित्तीदार। तो कैसा होता है, ये कुछ इस तरह से होता है, इसमें या तो बीच में होगा या तो फिर किनारों पर ऐसे ये पीला होता है। ये वाला भाग क्या है आपका, पीला होता है, यहाँ पर इतना वाला भाग ये पीला होता है। ये जो वेरीगेटेड लीफ है, या तो किनारों पर पीला हो सकता है, या तो क्या है कि ये बीच में ही पीला हो सकता है, बीच में ऐसे पीला रहेगा, बीच में भी पीला रहे, किनारों पर भी पीला रहे, ये किनारों पर भी रहेगा, बीच में भी रहेगा, दोनों जगहों पे हो सकता है। तो ये कौन सा पार्ट है आपका, ये जो हम किनारों पर बनाए हुए हैं, ये आपका येलो पार्ट है, YELLO, ये येलो है। और ये कैसा है हमारा, बीच वाला ग्रीन है, ये बना लीजिए, ये कैसा है, ग्रीन है। तो ये हरा वाला भाग है, ये ग्रीन वाला भाग है। हमने वेरीगेटेड लीफ लिया है सिद्ध करने के लिए कि क्लोरोफिल भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। पहला वाला स्टेप हम वैसे ही करेंगे। फिर पौधे को क्या करेंगे, हम 4-5 दिन तक अंधेरे में रखेंगे, इसको डी स्टार्च करेंगे, यानी कि स्टार्च इसमें से रिमूव करेंगे। पुनः इस पौधे को ले आकर के हम सूर्य के प्रकाश में रखेंगे, अर्थात इसको हम पुनः सूर्य का प्रकाश देंगे, इस लीफ को सूर्य का प्रकाश हम पुनः देंगे, ठीक है। तो लीफ को पुनः हम सूर्य का प्रकाश देंगे, यानी
जब सूर्य का प्रकाश देंगे तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू होगी, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ग्लूकोज बनेगा और वह ग्लूकोज क्या होगा, स्टार्च के रूप में इस पत्ती में इकट्ठा हो जाएगा। अब इसमें स्टार्च, जब प्रकाश संश्लेषण होगा तभी स्टार्च बनेगा। अब क्या करेंगे, फिर इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पत्ती को आयोडीन के सॉल्यूशन में डालेंगे। किसमें डालेंगे, आयोडीन के सॉल्यूशन में। तो देखते क्या है, आयोडीन के सॉल्यूशन में डालने के बाद जो येलो वाला पार्ट है, येलो वाला पार्ट ब्लू, ये ग्रीन वाला जो पार्ट है, ये ग्रीन वाला पार्ट ब्लैक ब्लू कलर में चेंज हो गया, ब्लैक ब्लू कलर में चेंज हो गया। अर्थात इसमें क्या, ब्लैक ब्लू कलर में चेंज हो गया, अर्थात इसमें क्या है कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया हुई, अर्थात इसमें स्टार्च मौजूद है। इसमें क्या है, स्टार्च मौजूद है, स्टार्च मौजूद है। और स्टार्च मौजूद है इसका मतलब मौजूद है, अतः इसमें प्रकाश संश्लेषण, इसमें प्रकाश संश्लेषण हुआ है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन वाला भाग है ये ब्लैक ब्लू कलर में चेंज हो गया। कब चेंज हुआ, जब इसको आयोडीन के सॉल्यूशन में इस पत्ती को डाला गया। तो आयोडीन के सॉल्यूशन में डालने पर ग्रीन वाला भाग ब्लैक ब्लू कलर में चेंज हो गया, अर्थात इसमें स्टार्च मौजूद है, अर्थात इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई है। अब दूसरा वाला जो येलो पैचेज है, जो येलो वाले भाग है, इसमें जब देखा गया तो ये ब्लैक ब्लू कलर में चेंज नहीं हुए। जब ब्लैक ब्लू कलर में चेंज नहीं हुए अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी नहीं हुई इसमें। तो इससे यह सिद्ध होता है कि क्लोरोफिल के कारण ही पौधों के पत्तियों का रंग हरा होता है। पौधों के पत्तियों का जो पीला रंग है दूसरे कारण हो, पिगमेंट के कारण होता है। यह आप प्लास्टिड कक्षा 9 में पढ़े होंगे, प्लास्टिड के चैप्टर में। तो क्या है, इसमें इस कलर के लिए दूसरा वाला पिगमेंट काम करता है। तो ग्रीन वाला भाग जो है वह उसमें क्लोरोफिल मौजूद है। तो जहां क्लोरोफिल मौजूद है सिर्फ वहीं पर स्टार्च बना और वहीं पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई। और जहां क्लोरोफिल नहीं है वहां प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हुई, अर्थात यह सिद्ध है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है। अब तीसरा चीज, अब इसको भी ऐसे ही आप लोग लिख सकते हैं। सर्वप्रथम एक पौधा लेंगे और पौधे वेरीगेटेड लीफ यानी चित्तीदार पत्ती वाला एक काटन का पौधा लेंगे। अब उस काटन के पौधे को 4 से 5 दिन तक अंधेरे में रख देंगे जिससे उसमें मौजूद स्टार्च निकल जाए। सारा स्टार्च निकलने के बाद उसे पुनः सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखने पर उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी जिससे ग्लूकोज का निर्माण होगा और ग्लूकोज स्टार्च के रूप में पत्तियों में इकट्ठा होगा। अब उस स्टार्च को क्या करेंगे, हम उस पत्ती को क्या करेंगे, आयोडीन के विलयन में डालेंगे। आयोडीन के विलयन में डालने पर देखा गया कि जो हरा वाला भाग था पत्ती का वह ब्लैक ब्लू कलर में परिवर्तित हो गया, अर्थात कि उसमें क्या है, स्टार्च मौजूद है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई है, अर्थात क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। परंतु देखा गया पत्ती का जो पीला वाला भाग था उसमें क्या ब्लैक ब्लू कलर में वह नहीं चेंज हुआ, अर्थात वहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई। अतः इससे सिद्ध होता है कि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। ठीक, अब नेक्स्ट आपका कौन सा है, तीसरा वाला पार्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरा वाला कार्बन डाइऑक्साइड। CO2। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। कैसे, पुनः हम क्या करेंगे, एक पौधा लेंगे, पुनः एक पौधा लेंगे। अब क्या करेंगे, उस पौधे में पत्ती होगा,
पूरा एक पौधा लेंगे। अब क्या करेंगे कि पौधे को क्या करेंगे कि पहले हम डी स्टार्च को वही क्रिया, फिर हम वही क्रिया दोहराएंगे कि 4 से 5 दिन तक अंधेरे में रखेंगे जिससे वह डी स्टार्च हो जाए। स्टार्च निकलने के बाद पुनः हम इसको क्या क्या करेंगे, वहां पर क्या करेंगे, जो पत्ती है इस पत्ती का अगला वाला भाग, इस पत्ती का अगला वाला भाग हम एक बॉटल में डुबो देंगे। एक बॉटल में ये बॉटल आपका जो है टाइट कर देंगे। और इस बॉटल में भरा होगा क्या, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें भरा होगा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बॉटल लेंगे और बॉटल को क्या करेंगे, हम बॉटल को पत्ती का जो टिप है, यानी कि जो ये वाला भाग है, ये टिप वाला भाग है, टिप यानी कि छोर वाला, उसमें क्या करेंगे, पत्ती को उसी में घुसा देंगे बॉटल में और बॉटल को चारों तरफ से सील कर देंगे। तो इससे फायदा क्या मिलेगा, अब तो ये डी स्टार्ट तो हो ही चुका है, तो इससे फायदा क्या होगा, KOH की खासियत है कि यह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है, संपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। तो इस एरिया में, इस इन्वायरमेंट, इस पत्ती का जो ये वाला भाग है, इस एरिया में कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड बची ही नहीं। ठीक, अब पुनः इस पत्ती पौधे को लाएंगे बाहर और इनको देंगे हम सूर्य का प्रकाश देंगे। तो जब सूर्य का प्रकाश देंगे, लाइट मिलेगा, अरे हम क्या देंगे, सूर्य का प्रकाश तो मौजूद है, यानी कि इसको उजाले में रखेंगे डार्क से निकालकर। जब रखेंगे, रखने के बाद इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, फिर इसमें ग्लूकोज स्टार्च के रूप में इकट्ठा होगा, पुनः वही काम करेंगे। आयोडीन के सॉल्यूशन में इस पूरे पत्ती को डीप करेंगे, बॉटल को निकाल लेंगे, बॉटल को सही नहीं डीप करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो गई है। अब आयोडीन के सॉल्यूशन में डालेंगे। आयोडीन के सॉल्यूशन में डालने पर क्या होता है कि जो ये वाला भाग है, पत्ती का ये वाला भाग ब्लैक ब्लू कलर में चेंज हो गया, ये ब्लैक ब्लू कलर में चेंज हुआ। तो यहाँ से सिद्ध हुआ कि यहाँ तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, ये वाला भाग ब्लैक ब्लू कलर में नहीं चेंज हुआ, अर्थात यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई। इससे भी यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। लिखना होगा तो ऐसे ही लिखेंगे हम लोग कि सर्वप्रथम एक क्या है, पौधा लेंगे, उस पौधे को 4 से 5 दिन के लिए हम अंधेरे में रखकर उसमें से संपूर्ण स्टार्च को क्या करेंगे, स्टार्च को निकाल देंगे। स्टार्च के निकलने के बाद हम क्या करेंगे, पौधे का छोर वाले भाग में KOH से भरी हुई एक बॉटल लगा देंगे। उससे KOH से भरी हुई बॉटल लगाने पर KOH उसमें उपस्थित संपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेगा। अब इस पौधे को क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश की रोशनी में रखेंगे जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सके। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने पर इसमें ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज स्टार्च के रूप में इकट्ठा होगा। अब इस स्टार्च का परीक्षण हम आयोडीन के सॉल्यूशन के द्वारा करेंगे। अब इस पत्ती को आयोडीन के विलयन में डुबोएंगे, तो डुबोने पर देखा गया कि जो पत्ती का खुला हुआ भाग था, उस खुले हुए भाग में प्रकाश संश्लेषण की वो ब्लैक ब्लू कलर में चेंज हो गया, अर्थात वहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, परंतु पत्ती का जो भाग KOH से डुबोया गया था वहां पर प्रकाश वह ब्लैक ब्लू कलर में चेंज नहीं हुआ, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उस भाग में नहीं हुई, मतलब वह स्टार्च उपस्थित नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। तो ये रहा है आपका कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ये बता दिया हमने पिछले वीडियो में। और यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो तत्व है वह क्यों आवश्यक है ये बता दिया हमने आपको। अब नेक्स्ट हम लोगों को जो पढ़ना है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने आपको बता दिया था पहले ही कि जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वह भी कई प्रकार का होता है, ठीक है, वह भी कई प्रकार का होता है। उसके भी कैटेगरी हमने बता दिया है आपको, पैरासिटिक होता है, होलोजोइक होता है, ये सारी चीजें कैटेगरी के रूप में आपको सब डिटेल में बता दिया गया है। परंतु इसमें जो है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है, हमको मानव में पोषण कैसे होता है, क्योंकि भाई समस्त जीवों में हम क्या है कि मानव सर्वश्रेष्ठ जीव है,
तो मानव में पोषण कैसे होता है, फिर अमीबा एक आता है, अमीबा में पोषण कैसे होता है उसको देखना है। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखेंगे अमीबा में पोषण, पैरामीशियम में पोषण और मानव में पोषण। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और पढ़िएगा। धन्यवाद।